हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएनएस। मैं आपकी जूलॉजी ट्यूटर। आज हम लोग पढ़ेंगे सेल साइकिल रेगुलेशन के बारे में। देखिए, सेल साइकिल की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सेल साइकिल जो है वो क्या होता है। देखिए, अगर हम लोग सेल साइकिल की बात करें तो सेल साइकिल के अंदर दो कंपोनेंट्स होंगे इसके, या कह सकते हैं दो फेजेस होते हैं। एक होता है इंटरफेज एंड दूसरा होता है एम फेज। एम फेज को माइटोटिक फेज भी कहा जाता है। अगर हम लोग इंटरफेज की बात करें तो इंटरफेज के अंदर फर्दर तीन क्लासेस या तीन फेजेस होते हैं। कौन कौन सा? G1 फेज, S फेज और G2 फेज। G1 फेज में क्या होता है? G1 फेज में जो है सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है। क्यों? क्योंकि उसके बाद जो है S फेज आएगा और S फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए जितने भी एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जितने भी एंजाइम्स रिक्वायर होते हैं, और डीएनए के लिए जो भी जैसे न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह हो गए वो नेसेसरी होंगे ना, उन्हीं की वजह से डीएनए बन पाएगा। अब ये सारा जो कंपोजिशन है, ये सारा जो एलिमेंट्स हैं, इनकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो सेल इस चीज का ध्यान रखता है कि G1 फेज में ये सारी चीजें जो है अच्छे से सिंथेसाइज हो, अच्छे से मतलब अवेलेबल रहें, ताकि नेक्स्ट फेज में जब S फेज आए तो रेप्लिकेशन हो सके। इस फेज में क्या होता है? रेप्लिकेशन होता है। किस चीज का रेप्लिकेशन होता है? डीएनए का। अब डीएनए के रेप्लिकेशन के बाद दूसरा जो फेज आता है वो कहलाता है G2 फेज। G2 फेज में सेल की साइज इनलार्ज होगी, सेल के ऑर्गेनेल्स जो है वो डबल होंगे। क्यों? क्योंकि इसके बाद माइटोटिक फेज आएगा। माइटोटिक फेज में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले प्रो फेज आता है। तो इसमें होता क्या है? फिर उसके बाद मेटा फेज आता है, उसके बाद एनाफेज, और सबसे लास्ट में टीलोफेज आता है। अगर हम लोग बात करें कि प्रोफेज जो है इसके अंदर भी दो फेजेस होते हैं, मतलब अर्ली प्रोफेज होगा और लेट प्रोफेज होगा। अर्ली प्रोफेज में क्या होता है? जैसे कि न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो क्या होते हैं, वो जो है कंडेंस होना शुरू करते हैं। लेट प्रोफेज में क्या होता है? न्यूक्लियर एनवेलप जो है धीरे धीरे जो है वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू करता है। कुछ ऑर्गेनेल्स जैसे कि ईआर मेम्ब्रेन हो गया या फिर गोल्जी एपरेटस हो गए, वो सब क्या होते हैं? वो सब जो है फिर से डिसइंटीग्रेट होना शुरू करते हैं। मेटाफेज में क्या होता है? मेटाफेज में एक ऐसा फेज होता है जहां पे मेटाफेजिक जो इक्वेटोरियल प्लेट है, मेटाफेजिक प्लेट है, वहां पे क्रोमोसोम्स आकर के अलाइन हो जाते हैं। इसके बाद एनाफेज आएगा जहां पे क्रोमोसोम्स जो है वो क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे एंड टुवर्ड्स द पोल इनका माइग्रेशन हो जाता है। टीलोफेज में क्या होता है? टीलोफेज में क्या होता है कि प्रोफेज में जो जो चीजें हुई थी उसका रिवर्स होता है। रिवर्स मतलब यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो फिर से सिंथेसाइज होना शुरू होगा। ठीक है, फिर से जितने ऑर्गेनेल्स डिसइंटीग्रेट हुए थे वो फिर से बनना शुरू होंगे, एंड ये सारी चीजें जो है होंगी, एंड एट लास्ट साइटोकाइनेसिस होगा। तो प्रोफेज में दो फेजेस में ये डिवाइडेड होता है। एक होता है कार्योकाइनेसिस, कार्योकाइनेसिस में क्या होता है? कार्योकाइनेसिस में जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होता है, एंड उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है वो डिवाइड होगा। अब ये इतने सारे फेजेस हैं, अब आप सोच के देखिए कि ये फेजेस एक दूसरे के ऊपर कितना ज्यादा डिपेंडेंट है, और अगर एक फेज में कोई चीज सही से नहीं हो रही है तो उसका क्या होगा? उसके वजह से दूसरे फेज में जो है वो इंटरप्शन आएगा, एंड फाइनली जो डॉटर सेल है उसके अंदर क्या होगा? किसी ना किसी का किसी भी तरह का जो एबनॉर्मलिटी है वो देखने को मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एस फेज की बात कर लेते हैं। एस फेज में अगर जो रेप्लिकेशन है वो सही से नहीं होगा तो क्या होगा? रेप्लिकेशन सही से नहीं होगा तो किसी भी तरह का क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग एनाफेज की बात करें कि एनाफेज से टेलोफेज में जा रहा है, एनाफेज में कोई भी किसी भी तरह का जो स्पिंडल
फॉर्मेशन था एंड जो क्रोमोसोम्स थे वो सही से अलाइन नहीं हुए हैं, या क्रोमोसोम्स जो है किसी एक डॉटर सेल में ज्यादा चले गए हैं, ठीक है, साइटोकाइनेसिस के समय पे, एंड किसी में नहीं गए हैं, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, स्ट्रक्चरल या न्यूमेरिकल एब्नॉर्मलिटी देखने को मिल सकती है। एंड इनसे सबको कंट्रोल करने के लिए सेल साइकिल की रेगुलेशन करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। एंड सेल साइकिल में क्या होता है, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं कि फेजेस प्रेजेंट होते हैं, वैसे ही सेल साइकिल में चेक पॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये चेक पॉइंट्स क्या करेंगे, चेक पॉइंट्स का काम ये होता है कि ये जो है सेल साइकिल रेगुलेशन को मेंटेन करके रखें। अब ये चेक पॉइंट्स क्या है, चलिए पढ़ते हैं। तो अगर हम लोगों को सेल साइकिल रेगुलेशन को पढ़ना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि सेल साइकिल के अंदर चेक पॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। ये चेक पॉइंट्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं एंड इनका काम क्या होता है। तो सबसे पहले हमें फेजेस के बारे में पता होना चाहिए, G1, S, G2 एंड M फेज। अगर हम लोग चेक पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहले G1 चेक पॉइंट की बात करेंगे। G1 चेक पॉइंट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, G1 चेक पॉइंट जो है वो G1 फेज में प्रेजेंट होता है, एट द एंड ऑफ द G1 फेज, जहां पे इस चीज का ये ध्यान रखता है कि G1 फेज में जो भी प्रोसेसेस होने थे क्या वो प्रोसेस सही से हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल सेल का जो साइज है वो अप्रोप्रिएट जितना बड़ा होना चाहिए था उतना बड़ा हुआ है या नहीं। उसके बाद सेल के अंदर, जो कि अब ये सेल एस फेज में जाने वाला है, तो सेल के अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो सही से प्रेजेंट हैं या नहीं। उसके बाद ये ग्रोथ फैक्टर्स को चेक करता है कि ग्रोथ फैक्टर्स अप्रोप्रिएट अमाउंट में प्रेजेंट हैं या नहीं। उसके बाद ये जो है डीएनए डैमेज को भी चेक करता है, क्यों, क्योंकि इसके बाद एस फेज आएगा। एस फेज में अभी हम लोग पढ़े हैं कि एस फेज में रेप्लिकेशन होता है। रेप्लिकेशन के लिए डीएनए का करेक्ट होना भी तो जरूरी है ना। डीएनए अगर डैमेज फॉर्म में रहेगा तो फिर क्या होगा, रेप्लिकेशन एरर्स होंगे। इस वजह से ये इन चीजों का ध्यान रखता है। एंड आपको याद होगा कि G1 फेज में आप जो है G0 को भी डिस्कस किए हम लोग रहे होंगे कि G0 में क्या होता है। G0 क्या होता है, एक ऐसा फेज होता है जहाँ पे रेस्टिंग फेज होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि मान लीजिए कि कुछ सेल्स ऐसे हैं जो कि क्या हो रहे हैं, G1 को लेफ्ट कर दिए हैं एंड वो रेस्टिंग फेज में चले गए हैं। अब सेल दो तरह के होते हैं, एक ऐसे होते हैं जो कि परमानेंट जो है उस कंडीशन में रहते हैं, एक बार अगर चले गए तो वो हमेशा फिर G0 फेज में ही रहेंगे, फिर वो फिर से सेल साइकिल में इंटर नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेल्स ऑफ हार्ट, ठीक है, हार्ट सेल्स जो होते हैं वो ऐसे ही करते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि टेम्पररी जाते हैं, क्या होते हैं कि वो G0 में गए, ठीक है, थोड़ी देर अपना रेस्ट किए एंड उसके बाद फिर से जो है वो G1 में आ गए एंड फिर से जो सेल साइकिल है उसमें इंटर हो गए। तो ऐसे सेल्स जो है वो टेम्पररी जाते हैं, वहां पे कुछ समय रहते हैं, रेस्ट करते हैं एंड देन जो है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है एंड फिर वो जो है आ जाएंगे सेल साइकिल के अंदर। तो ये जो है ये G0 का कंसेप्ट हो गया। तो आई होप आपको G1 चेक पॉइंट जो है वो समझ में आ गया होगा। अब G1 चेक पॉइंट पे इतने सारे काम हो गए। इसके बाद एस फेज आता है। एस फेज में क्या होगा, सिंथेसिस होगा, रेप्लिकेशन होगा एंड देन जो है G2 फेज जो है वो आएगा। G2 फेज में क्या होता है, G2 फेज में भी एक चेक पॉइंट प्रेजेंट होता है एंड ये चेक पॉइंट करता क्या है, ये चेक पॉइंट जो है दो चीजों के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है। पहली चीज ये कि ये इस चीज का ध्यान रखता है कि जो सेल है उसका साइज कैसा है, सेल जो है वो इनलार्ज हुआ है ना। क्यों यहाँ पे सेल का साइज बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि इस फेज के बाद एम फेज आएगा ना। एम फेज में क्या होने वाला है, एम फेज में जो है डिवीजन होने वाला है। तो पेरेंट सेल जो है इनफ उसके पास न्यूट्रिएंट होना चाहिए, इनफ उसके पास सेल ऑर्गेनल्स होने चाहिए, तभी तो वो जो है डिवाइड होगा एंड डिवाइड होकर दोनों सेल्स में एकदम इक्वल अमाउंट में जो सब्सटेंसेस है उसको डाल पाएगा। इसलिए जो है G2 चेक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये क्या करता है, सेल साइज को पहले चेक करेगा कि ठीक है सेल साइज है ना सही से, उसके बाद डीएनए डैमेज को चेक करेगा कि अभी जो है डीएनए की रेप्लिकेशन हुई है उसमें किसी भी तरह का एरर तो नहीं है। उसके बाद जब G2 चेक पॉइंट अपने जो भी फंक्शंस हैं उसको एक बार क्रॉस चेक कर लेगा, उसके बाद जो है सेल इंटर कर जाएगा एम फेज में, ठीक है। एम फेज में इंटर करेगा एंड देन जो है
यहाँ पे एम फेज में एक चेक पॉइंट प्रेजेंट होता है एंड ये चेक पॉइंट क्या कहलाता है, ये चेक पॉइंट कहलाता है स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट। अगर आप इसके नाम को देखें तो इससे आपको इसके फंक्शन के बारे में अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये चेक पॉइंट क्या करता है, जो स्पिंडल फाइबर्स है ना क्रोमोसोम से अटैच, उनको चेक करता है कि वो सही से अटैच किए हैं ना क्रोमोसोम्स को, किसी भी तरह का कोई भी एबनॉर्मलिटी या जो डिसफंक्शनल एक्टिविटी है वो तो नहीं हो रही है। तो इस वजह से जो स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट है वो क्या करता है कि वो इस चीज को चेक करता है कि जो क्रोमोसोम है उनका जो अटैचमेंट है वो स्पिंडल से सही से हुआ है या नहीं। तो इसे आप ड्रॉ कर लीजिए एंड इसके जो चेक पॉइंट्स हैं उसको आप नोट कर लीजिए। तो कभी कभी जो है यहाँ पे जी नॉट के बारे में एक और बार अच्छे से हम बता दे रहे हैं क्योंकि जी नॉट के बारे में पूछा जा सकता है। देखिए जी नॉट फेज क्या होता है, सबसे पहली बात जी नॉट फेज जो है वो रेस्टिंग फेज होता है। जी नॉट फेज के पास जो है सेल्स दो तरह से जाते हैं, ठीक है, या तो परमानेंटली या तो कुछ समय के लिए। एंड जी नॉट फेज जो है अगर आप इसे देखें तो एक होता है क्वाइसेंट फेज और एक होता है सेनेसेंस फेज। क्वाइसेंट फेज कब कहते हैं और सेनेसेंस फेज कब कहते हैं? क्वाइसेंट फेज तब कहलाता है जब सेल गया है कुछ समय के लिए रेस्ट करेगा, मेटाबॉलिकली वो एक्टिव है एंड देन फिर से वो वापस आ जाएगा, उसे क्वाइसेंट फेज कहते हैं। सेनेसेंस फेज क्या कहलाता है? सेनेसेंस फेज मतलब अब वो चला गया एंड परमानेंटली वहीं पे रहेगा, अब वो कभी भी एक्टिव फॉर्म में नहीं आएगा एंड उसकी डेथ हो जाएगी, तो उसे कहते हैं सेनेसेंस फेज। तो आई होप ये जो जितने भी चेक पॉइंट थे ये आपको समझ में आए होंगे। अब देखिए अगर हम लोग चेक पॉइंट्स की बात करें तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े हैं कि G1 चेक पॉइंट प्रेजेंट होता है, स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट प्रेजेंट होता है, G2 चेक पॉइंट प्रेजेंट होता है। अगर हम लोग G2 चेक पॉइंट की बात करें तो जो G2 चेक पॉइंट होता है वो MPF द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अब ये MPF क्या है? MPF को पढ़ने से पहले आप जो है कुछ कंसेप्ट हैं उनको जान लीजिए। देखिए जब भी सेल साइकिल रेगुलेशन की बात होती है तब आपको दो चीजें जो हैं पता होनी चाहिए। पहला होता है साइक्लिन और दूसरा होता है सीडीके, मतलब साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस, ठीक है। साइक्लिन क्या होता है? साइक्लिन जो है वो रेगुलेटरी प्रोटीन होता है एंड वो रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो सेल साइकिल है उसका रेगुलेशन सही से हो। सीडीके क्या होता है? सीडीके इसके आप जब फुल फॉर्म को देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, मतलब ये काइनेजेस हैं, ये एंजाइम्स हैं। ये कैसे एंजाइम्स होते हैं? कैटालाइटिक फंक्शन इनका होता है। इनका कैटालाइटिक फंक्शन होगा एंड ये जो है ना साइक्लिन के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। मतलब ये है कि सीडीके अकेले काम नहीं करेगा, जब साइक्लिन प्रेजेंट होगा तभी ये भी काम करता है एंड इनका जो है कैटालाइटिक फंक्शन होता है। अब अगर हम लोग बात करें तो जो साइक्लिन होता है ना, साइक्लिन जो है हर फेज में, फॉर एग्जाम्पल G1 फेज हुआ, S फेज हुआ, G2 हुआ, M फेज हुआ, तो इसमें क्या होता है ये पूरे फेज में एक इक्वल अमाउंट में हमेशा सिंथेसाइज नहीं होता है। हर फेज में अलग अलग तरह के साइक्लिन्स का रिक्वायरमेंट होता है एंड तभी वो जो है वो फंक्शन करता है एंड उसके बाद जब इसका फंक्शन खत्म हो जाता है तब ये यूबिक्यूटिनाइजेशन के थ्रू, यूबिक्यूटिनाइजेशन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें यूबिक्यूटिन आते हैं, लाइसिन जो है प्रोटीन उससे उसके जो एंड है उससे अटैच होते हैं एंड उनका फिर डिग्रेडेशन हो जाता है। तो ओवरऑल जब इनका फंक्शन खत्म हो जाता है तब ये साइक्लिन क्या करते हैं? तब ये साइक्लिन जो है यूबिक्यूटिनाइजेशन के थ्रू डिग्रेडेशन इनका हो जाता है। वहीं अगर आप सीडीके को देखें तो जो सीडीके है ना, सीडीके भी अलग अलग टाइप का होता है अलग अलग फेजेस में
एंड ये क्या होते हैं, ये हर फेज में जो है वो एक्टिव होता है, इसका मतलब जो अमाउंट है वो रहता है एंड ये जो है फ्लक्चुएट नहीं करते हैं। पर इतना चीज हमें ध्यान रखना है कि जो सीडीके होते हैं ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं एंड अलग अलग टाइप जो है अलग अलग समय पे वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल साइक्लिन के अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल साइक्लिन ए, साइक्लिन बी, साइक्लिन सी, साइक्लिन डी, साइक्लिन ई, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। अगर हम लोग सीडीके के एग्जाम्पल को देखें तो जैसे सीडीके 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, ऐसे इसके जो टाइप्स होते हैं। अब अगर हम लोग एग्जांपल्स के थ्रू समझें कि कहाँ पे क्या फंक्शन करता है, तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग जीवन फेज की बात करें तो जीवन फेज में क्या होता है, जीवन फेज में जो है 2, 4 एंड 6 जो सीडीके है वो वर्क करते हैं एंड जीवन फेज में जो साइक्लिन फंक्शन करता है वो होता है डी साइक्लिन। ठीक है, अब ये डी साइक्लिन के भी फर्दर पार्ट्स होते हैं जैसे D1, D2, D3, ये यहाँ पे फंक्शन करेंगे। तो ये जो है साइक्लिन एंड सीडीकेस ये जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं एंड G1 फेज में, G2 फेज में, S फेज में, M फेज में ये अलग अलग तरह के अलग अलग टाइप के होते हैं एंड ये पर्टिकुलर टाइप उस फेज में काम करते हैं। यहाँ पे आपको दो चीज याद रखनी है कि साइक्लिन है और सीडीके है, सीडीके तभी काम करेगा जब साइक्लिन प्रेजेंट होगा एंड दूसरी चीज ये कि साइक्लिन तब फंक्शन करता है जब उसका उस फेज में उसकी रिक्वायरमेंट है उस टाइप की। अगर उस समय पे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो वो क्या होता है, यूबिक्विटिनाइजेशन के थ्रू डिग्रेडेट हो जाता है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, हो गया। अब देखिए G2 चेक पॉइंट में अभी हम लोग पढ़े हैं कि G2 चेक पॉइंट जो है वो एमपीएफ द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अब यहाँ पे एमपीएफ क्या है, एक्टिव एमपीएफ मतलब क्या होता है, माइटोटिक सीडीके प्रेजेंट होना चाहिए एंड माइटोटिक साइक्लिन प्रेजेंट होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि देखिए एमपीएफ मतलब होता है कि इसके अंदर अगर हम लोग बात करें कि ये एक्टिव है तो एक्टिव में क्या होता है कि यहाँ पे सीडीके भी प्रेजेंट होना चाहिए एंड साइक्लिन भी प्रेजेंट होना चाहिए। सीडीके है क्या, सीडीके जो है वो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस होते हैं। एमपीएफ क्या करता है, एमपीएफ जो है G2M जो ट्रांजिशन है उसको कंट्रोल करता है एंड ये कैसे कंट्रोल करता है, बाय फॉस्फोराइलेटिंग एंड एक्टिवेटिंग द प्रोटीन दैट इज बीइंग इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। काइनेज को जब भी आप बात करेंगे तो काइनेज एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि फॉस्फोराइलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो ये भी क्या करता है कि फॉस्फोराइलेट करता है एंड एक्टिव करता है। अगर हम लोग बात करें कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स हैं या कंट्रोल जो यूनिट्स हैं ये क्या क्या करते हैं, तो ये जो है बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं जैसे कि क्रोमोसोम का कंडेंसेशन हो गया, न्यूक्लियर एनवेलप का ब्रेकडाउन हो गया, स्पिंडल असेंबली हो गई एंड इनके डिफरेंट डिफरेंट जो है फंक्शंस होते हैं अकॉर्डिंग टू द फेज। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग न्यूक्लियर एनवेलप का ब्रेकडाउन की बात करें तो न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेकडाउन किस फेज में होता है, आपको पता होना चाहिए कि ये जो प्रोसेस है ये प्रोफेज में होता है, तभी तो ये जो एक्टिविटी है ये किस फेज में होगी, प्रोफेज में होगी। एंड चेक पॉइंट क्या करेगा, इस चीज का ध्यान रखेगा, सीडीके साइक्लिन इस चीज का ध्यान रखेंगे कि उस फेज में जो है न्यूक्लियर एनवेलप का ब्रेकडाउन हो। उसके बाद क्रोमोसोम का कंडेंसेशन जैसे कि प्रोफेज में होता है तो वहां पे सीडीके एंड साइक्लिन वर्क करेंगे। तो ये सारे एक्टिविटीज हैं एंड इनके लिए जो चेक पॉइंट्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंड यहाँ पे सेल साइकिल रेगुलेशन में साइक्लिन और सीडीके दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हम लोग बात करें कि जो चेक पॉइंट होता है सेल साइकिल के अंदर ये आखिर होता क्या है, तो चेक पॉइंट जो है एक क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट होता है एंड ये जो है ये इस चीज का सिग्नल देता है कि जो प्रोसेस है वो स्टॉप होगी या फिर वो ऑन होगी, मतलब गो सिग्नल।
तो चेक पॉइंट्स करते क्या है, चेक पॉइंट्स जो है ऐसे क्रिटिकल पॉइंट होते हैं जो कि सेल साइकिल में प्रेजेंट होते हैं एंड वो सिग्नल देते हैं कि किस समय पे जो प्रोसेस है वो ऑन कंडीशन में होगा एंड किस समय पे जो प्रोसेस है वो ऑफ होगा। पहले ये क्या करेंगे, पहले ये चेक करेंगे अगर सब चीज सही रहेगा, जो जो प्रोसेस जिस फेज में होने चाहिए थे अगर वो होंगे तो ये क्या कर देंगे, ये स्टॉप का सिग्नल नहीं देंगे एंड वो सिग्नल देंगे एंड प्रोसेस आगे प्रोसीड होगा। अगर किसी भी तरह का फॉल्ट देखने को मिलेगा तो क्या होगा कि ये जो है तुरंत स्टॉप सिग्नल देता है एंड स्टॉप सिग्नल के वजह से ये जो प्रोसेस है, ये जो पूरा एलिमेंट जो कि खराब बना है उसका डिग्रेडेशन हो जाता है एंड देन फिर से वो प्रोसेस होती है एंड फिर से ये चेक करता है अगर तब सही रहेगा तब जो है ये ऑन सिग्नल देगा एंड जो प्रोसेस है फर्दर प्रोसीड होगी एंड जो सेल साइकिल है उसका नेक्स्ट फेज आएगा। इस तरह से ये वर्क करता है। अगर हम लोग चेक पॉइंट्स की बात करें तो चेक पॉइंट्स जो है वो G1, G2 और M फेज में प्रेजेंट होते हैं। अगर G1 फेज की बात करें तो G1 फेज में जो है इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि सेल साइकिल सही से है ना, उसका जो कंडेंसेशन का प्रोसेस था डीएनए का वो सही से हुआ है। G2 फेज में भी सेल साइकिल, न्यूट्रिएंट्स, सेल ऑर्गेनेल डबल हुए हैं कि नहीं, इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है। एम फेज बहुत इंपॉर्टेंट है। एम फेज में क्या होता है, स्पिंडल असेंबली जो चेक पॉइंट है वो स्पिंडल जो कि अटैच है क्रोमोसोम से वो सही से हुए हैं या नहीं, इस चीज का ध्यान रखता है। अब यहाँ पे एम फेज में एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट एक और होता है, दैट इज एपीसी। एपीसी मतलब एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स। तो एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स है। तो ओवरऑल इन शॉर्ट आप समझिए ये क्या है। इन शॉर्ट में आप ये समझ सकते हैं कि एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो कि इस चीज का ध्यान रखता है कि जो फेज है मेटाफेज से वो एनाफेज के तरफ प्रीसीड करे एंड ओवरऑल जो क्रोमोसोम्स थे वो उसके जो क्रोमेटिड्स हैं वो क्या हो जाए, वो सेपरेट हो जाए एंड पोल की तरफ जो है वो जा करके अपना स्टेबल हो जाए एंड उसके बाद टेलोफेज आएगा एंड टेलोफेज में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन चारों तरफ से फिर से बनना शुरू होगी एंड दोनों ही जो सेल्स हैं वो बन जाएंगे एंड फिर साइटोकाइनेसिस होगी एंड दोनों डॉटर सेल्स जो हैं उनका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अभी इन सब के बारे में आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, जब आप एमएससी में जाएंगे तब आप इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप जानते रहिए कि एपीसी भी प्रेजेंट होता है। चलिए उसके बाद अगर हम लोग रेगुलेशन की बात करें तो रेगुलेशन में हम लोग पढ़ चुके हैं कि स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट क्या करता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है स्पिंडल के अटैचमेंट के लिए। G1 चेक पॉइंट जो है G1 के सारे फंक्शंस को देखता है। G2 चेक पॉइंट जो है वो सेल साइज, डीएनए डैमेज, इन सब चीज को चेक करता है। डीएनए डैमेज बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर डीएनए डैमेज हुआ तो जिस तरह से डैमेज हुआ होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर न्यूमेरिकल डैमेज हुआ है तो न्यूमेरिकल जो भी एब्रिविएशन है वो देखने को मिल सकता है, या फिर स्ट्रक्चरल डैमेज हुआ है तो फॉर एग्जाम्पल डिलीशन हुआ हो या इन्वर्जन हुआ हो या ट्रांसलोकेशन हुआ हो, ठीक है। तो इसके वजह से जो भी चेंजेस हैं वो उसमें देखने को मिल सकते हैं। और अगर यहाँ पे इसका जो कंट्रोल है वो नहीं किया गया तो क्या होगा, डॉटर सेल तक भी ये जो डैमेज है वो पहुंच जाएगा। तो इस वजह से इसको चेक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर हम लोग रेगुलेटर मॉलिक्यूल्स की बात करें कि जो सेल साइकिल होता है उसमें रेगुलेटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो सेल साइकिल है वो दो तरह से रेगुलेट की जाती है। पहला रेगुलेशन क्या होता है, पॉजिटिव रेगुलेशन होता है। इसके अंदर क्या होता है, ये एक इस तरह का रेगुलेशन है जिसके अंदर इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि ऐसे चेंजेस हो उस सेल डिवीजन में, उस सेल साइकिल में जो कि नेसेसरी हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर द सेल डिवीजन टू अकर। एंड इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, इसके अंदर आता है साइक्लिन एंड सीडीके। तो साइक्लिन क्या है, साइक्लिन एक रेगुलेटरी प्रोटीन है। सीडीके क्या है, सीडीके जो है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस हैं। ये कैसे प्रोटीन या ये कैसे एंजाइम्स होते हैं,
तो ये जो है कैटालाइटिक एंजाइम्स होते हैं। अगर हम लोग बात करें ये जो है किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये जो साइक्लिन है, सीडीके है, ये इम्पॉर्टेंट होता है सेल के लिए एंड सेल के जितने भी प्रोसेसेस हैं वो आगे बढ़े, वो जो है सेल साइकिल को आगे प्रिसीड करवाए, इसलिए ये जो है इम्पॉर्टेंट होते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये किसके अंदर आते हैं, ये पॉजिटिव रेगुलेशन के अंदर आते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो प्रोटीन काइनेसिस जो है वो है क्या, एक ऐसा एंजाइम है जो कि फॉस्फोराइलेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये फॉस्फेट को ऐड करता है उस पर्टिकुलर प्रोटीन पर, और ये जो ट्रांजिशन है, फॉर एग्जांपल G1 से S का जो ट्रांजिशन है, इसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं कुछ सेट ऑफ साइक्लिन एंड डिफरेंट ट्रांजिशंस जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द डिफरेंट साइक्लिन। इसका मतलब क्या है, देखिए G1S साइक्लिन जो है, G1S जो फेज है उसके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ साइक्लिन रिक्वायर होंगे, एंड अलग अलग साइक्लिन के हिसाब से अलग अलग जो सीडीके हैं वो भी वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल इसको हम इसका पूरा फ्लो चार्ट बना देते हैं। तो अगर हम लोग G1 फेज की बात करें तो यहाँ पे जो साइक्लिन है वो डी रिक्वायर होता है, एंड डी के भी फर्दर 3 टाइप्स होते हैं, D1, D2 एंड D3, ठीक है। एंड सीडीके की अगर हम लोग बात करें तो 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, ये सीडीके के टाइप्स हैं जो कि G1 फेज में रिक्वायर्ड होते हैं। G1 से जब S का ट्रांजिशन होता है तो वहां पे E2 रिक्वायर्ड होता है। E2 मतलब क्या, साइक्लिन जो है वो E होगा, मतलब E साइक्लिन, एंड 2 जो है वो सीडीके को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो सीडीके 2 है वो इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद जो S फेज से G2 फेज के लिए रिक्वायर्ड होता है दैट इज A2, मतलब साइक्लिन जो है वो A होगा, A साइक्लिन, एंड सीडीके 2 रिक्वायर्ड होता है। फिर G2 से जो M का ट्रांजिशन होता है वहां पे A साइक्लिन और CDK1 रिक्वायर्ड होता है इस फेज में। उसके बाद अगर हम लोग M फेज की बात करें तो M जब ये G2 से M फेज में ट्रांजिशन होता है तो वहां पे जो है साइक्लिन A इम्पोर्टेंट होता है, वो पार्टिसिपेट करता है, एंड CDK1 जो है वो पार्टिसिपेट करता है। उसके बाद अगर आप M फेज में देखें तो M फेज में जो है वो B साइक्लिन जो है वो पार्टिसिपेट करता है, एंड CDK1 जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। ये जो एग्जाम्पल है ये हम लोग ह्यूमंस के थ्रू पढ़ रहे हैं, तो ह्यूमंस में ऐसा ही देखने को मिलता है। अगर आप सेरेवेशिया में देखें तो उसमें जो है थोड़ा सा अलग कंडीशन देखने को मिलेगा। तो ये जो है इसके थ्रू आप क्या समझ रहे हैं, इसके थ्रू हमें ये समझ में आ रहा है कि जो अलग अलग फेजेस होते हैं वहां पे अलग अलग टाइप ऑफ साइक्लिन एंड अलग अलग टाइप ऑफ जो सीडीके हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो इसे आप ड्रॉ कर सकते हैं, ड्रॉ पहले कर लीजिए उसके बाद समझाएंगे। हो गया, चलिए। तो यहाँ पे जो G1 से S ट्रांजिशन है, एंड अभी हम लोग पढ़े हैं कि G1S ट्रांजिशन में कौन सा सीडीके एंड कौन सा साइक्लिन इंपॉर्टेंट होता है। तो G1S से जो ट्रांजिशन है उसमें सर्टेन सेट ऑफ साइक्लिन एंड डिफरेंट जो सीडीकेज हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं एंड वो जो है रिक्वायर्ड होते हैं। अब अगर हम लोग सीडीके की बात करें तो सीडीके के पास 2 एबिलिटी होती है, 2 टाइप होता है। पहला साइट होता है फॉस्फोराइलेशन साइट, जहां पे फॉस्फेट जो है वो उसका एडिशन हो सकता है, एंड इसके वजह से होता क्या है, इसके वजह से जो है एक्टिवेशन एंजाइम का वो होता है, एंड जो अदर साइट है वो क्या होता है, वो इनएक्टिवेशन ऑफ द एंजाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर हम लोग बात करें कि कोई स्पेसिफिक काइनेज मतलब जो स्पेसिफिक सीडीके है
वो क्या करता है, वो कैरी आउट करता है स्टिमुलेटरी एंड इनहिबिटरी फॉस्फोराइलेशन के प्रोसेस को। मतलब ये जो प्रोसेस है ये सीडीके इस चीज को डिसाइड करता है कि कब किस चीज का स्टिमुलेशन होना है, कब कौन से जो साइक्लिन है उसका इनहिबिटरी एक्शन होना है। तो इसलिए जो सीडीके है बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसी वजह से इसको जो है कैटालाइटिक प्रोटीन या कैटालाइटिक एंजाइम कहा जाता है। सिमिलरली अगर हम लोग प्रोटीन्स की बात करें तो जो प्रोटीन फॉस्फेटेज है वो क्या करता है, वो रिमूव करने का काम करता है फॉस्फेट को फ्रॉम द सीडीके एंड इधर ये क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है और इनहिबिट करता है उनकी एक्टिविटी को डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द फॉस्फेट। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ये जो है इस चीज को देखता है कि बहुत सारे ऐसे प्रोटीन फॉस्फेटेज हैं जो कि फॉस्फेट को रिमूव करते हैं एंड अगर कोई ऐसा साइट है जहां पे फॉस्फेट के ऐड होने से वो इनएक्टिव हुआ है तो वहां पे ये प्रोटीन फॉस्फेटेज जाएंगे, फॉस्फेट ग्रुप को हटाएंगे एंड उसको एक्टिव करते हैं। ठीक है, तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं एंड कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं जो कि जो सेल साइकिल रेगुलेशन है उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम लोग बात करें तो ये जो एडिशन है और रिमूवल है फॉस्फेट ग्रुप का, कहां से, सीडीके से, ये बहुत ही ज्यादा रेगुलेटेड प्रोसेस होता है एंड इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म है ये कंट्रोल करता है किस चीज को, सेल प्रोग्रेशन को। ठीक है, तो अगर आप सीडीके को देखें तो सीडीके के अंदर डिफरेंट डिफरेंट साइट्स होते हैं, डिफरेंट साइट पे डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड होते हैं एंड ये अमीनो एसिड का कुछ ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जो कि अगर फॉस्फोराइलेट हुए तो वो सीडीके क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। कुछ ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जो कि अगर फॉस्फोराइलेट हुए तो उनका क्या हो जाता है, वो जो है इनएक्टिव हो जाते हैं। तो वहां पे जो है प्रोटीन फॉस्फेटेज जाता है एंड प्रोटीन फॉस्फेटेज जा करके उस फॉस्फेट को रिमूव करता है एंड प्रोटीन फॉस्फेटेज जब वहां से फॉस्फेट को रिमूव करेगा तो ये क्या कर देगा, फिर एक्टिव सीडी को जो इनएक्टिव सीडीके था उसको एक्टिव सीडीके में कन्वर्ट कर देता है एंड फिर जब ये एक्टिव सीडीके हो गया तो क्या करेगा, साइक्लिन से जाकर के अटैच होगा एंड साइक्लिन से अटैच होगा एंड अपने फंक्शन को परफॉर्म करेगा। और अभी हम लोग पढ़े हैं कि हर फेज में अलग अलग स्पेसिफिक सीडीके रहता है एंड स्पेसिफिक साइक्लिन रहता है जो कि वर्क करता है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग जीवन चेक पॉइंट को पढ़ेंगे। जीवन चेक पॉइंट क्या होता है, तो ये जो है कंट्रोल किया जाता है जीवन सीडीकेज द्वारा एंड जीवन साइक्लिन जो साइक्लिन है उनके द्वारा। ठीक है, अच्छा जिस फेज में जो भी सीडीके इन्वॉल्व होगा, जो साइक्लिन्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे तो उनको जो है उसी फेज के आगे जो है वो रिसेंबल होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग जीवन चेक पॉइंट की बात करें तो जीवन चेक पॉइंट में जो सीडीके इन्वॉल्व होंगे उन्हें क्या कहेंगे, जीवन सीडीके। ठीक है, एंड जो साइक्लिन्स पार्टिसिपेट करेंगे उनको क्या कहेंगे, जीवन साइक्लिन। ठीक है, तो जीवन फेज जो है, जीवन चेक पॉइंट जो है उसको कौन कंट्रोल करता है, जीवन सीडीके कंट्रोल करता है एंड जीवन साइक्लिन जो है वो कंट्रोल करते हैं। जीवन साइक्लिन लेवल्स जो है वो वैरी करता है विद इन द सेल साइकिल एंड बहुत सारे ऐसे एडिशनल लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन एंड डीफॉस्फोराइलेशन के प्रोसेसेस होते हैं जो कि इन फेज में होते हैं एंड ओवरऑल ये फॉस्फोराइलेशन हो गया, डीफॉस्फोराइलेशन हो गया, ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है ताकि जो सेल साइकिल रेगुलेशन है वो हो सके। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। तो आई होप अभी तक जितनी भी चीजें हम लोग पढ़े हैं आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आप YouTube पे बहुत सारे क्लासेस जो है हम लोग के देखे होंगे एंड अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप हमारे नवोद्भव बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो है आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे जैसे कि ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस हो गए, लाइव डाउट क्लासेस हो गए, जो क्लास हैंड रिटन नोट्स हैं वो अवेलेबल होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है एंड अलॉन्ग विद दैट वन शॉट रिविजन यूनिट वाइज जो वीडियोस हैं वो भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी एंड ये सारी चीजें जो है आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप इस नंबर पे कॉल करके भी पूछ सकते हैं।
चलिए आप इसको देख लीजिए। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि आप जो है DNS20 जो कूपन कोड है उसको यूज कर सकते हैं। उससे क्या होगा, उससे जो है आपको 20% डिस्काउंट आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसके लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना है और DNS एडुकेयर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है एंड आप उसमें एनरोल हो सकते हैं। जब आप डाउनलोड कर लेंगे आपको, तो वहां पे आपको फ्री स्टडी मटेरियल का सेक्शन मिलेगा। उसके अंदर आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो PDF है वो वहां पे अवेलेबल है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड वो आप जो है उससे आप पढ़ सकते हैं। आई होप सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। चलिए अब हम लोग आगे की जो हमारे टॉपिक्स हैं उनको पढ़ेंगे। तो अभी तक जो है हम लोग किसको पढ़ रहे थे, G1 चेक पॉइंट को पढ़ रहे थे। अब अगर हम लोग सेल साइकिल रेगुलेशन की बात करें, तो जो सेल साइकिल रेगुलेशन है सेल साइकिल रेगुलेशन जो है वो प्रोटीन काइनेजेस द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। यहाँ पे जो मैकेनिज्म है इस रेगुलेशन का वो ये होता है कि जो सेल्स हैं वो थ्रू आउट द सेल डिवीजन वो डिवाइड होते हैं एंड यहाँ पे जो डिवीजन है ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रोसेस है एंड ये बहुत ही ज्यादा कंजर्व प्रोसेस है इन द टर्म्स ऑफ इवोल्यूशन। एंड प्लांट्स में भी ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही ज्यादा कंजर्व होता है एंड इसके लिए बेसिक कंपोनेंट्स एंड बेसिक मैकेनिज्म है जो कि होते हैं। यहाँ पे जो सेल साइकिल रेगुलेशन है उसके लिए कुछ की एंजाइम्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। ये एंजाइम्स किस लिए इम्पोर्टेंट है, ये एंजाइम्स जो ट्रांजिशंस होते हैं बिटवीन द डिफरेंट स्टेज ऑफ द सेल साइकिल उसके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। एंड ये क्या करते हैं, ये जो है इस चीज को कंट्रोल करते हैं, इस चीज को रेगुलेट करते हैं कि जो एंट्री है नॉन डिवाइडिंग सेल्स का वो सेल साइकिल में जो है वो हो सके। एंड ये जो सारा कंट्रोलिंग पावर है या फिर कह सकते हैं जो रेगुलेटरी एक्शंस हैं ये CDKs द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं एंड ये क्या है, साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेजेस होते हैं। तो अगर कहीं पे प्रोटीन काइनेज लिखा है और सेल साइकिल के टर्म्स में वो लिखा है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेजेस की बात हो रही है। तो अगर हम लोग साइक्लिन्स की बात करें तो साइक्लिन्स के मेन इंपॉर्टेंट 4 क्लासेस होते हैं। ये जो 4 क्लासेस हैं साइक्लिन के ये कौन कौन से हैं, सबसे पहला क्लास है G1 साइक्लिन, दूसरा क्लास है G1S साइक्लिन, तीसरा क्लास है S साइक्लिन और चौथा क्लास है M साइक्लिन। तो अगर हम लोग G1 साइक्लिन की बात करें तो G1 साइक्लिन करता क्या है, ये हेल्प करता है किस चीज के लिए, प्रमोट करने के लिए, ताकि जो स्टार्ट प्रोसेस है या कह सकते हैं रिस्ट्रिक्शन पॉइंट है ये लेट जीवन में ये आ सके। अब यहाँ पे 2 चीजें हैं एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कौन कौन सी, पहला स्टार्ट है दूसरा रिस्ट्रिक्शन पॉइंट है। तो देखिए जैसे जब ये सेल साइकिल चलता है ना, तो जीवन फेज में क्या होता है, जीवन फेज में एक पॉइंट आता है, ठीक है। एंड ये पॉइंट क्या कहलाता है, अगर हम लोग ईस्ट की बात करें तो ये पॉइंट कहलाता है स्टार्ट पॉइंट। एंड अगर हम लोग अदर जो मैमल्स हैं या अदर जो ह्यूमंस हैं, मैमल्स हो गए, वर्टिब्रेट्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, अगर हम लोग उनकी बात करें तो उसमें ये पॉइंट क्या कहलाता है, रिस्ट्रिक्शन पॉइंट कहलाता है। अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है, देखिए अगर सेल साइकिल चल रही है एंड ईस्ट के अंदर वो स्टार्ट पॉइंट के आगे वो जो फेज है सेल है वो स्टार्ट पॉइंट के आगे चला गया, मतलब ये क्या होगा, मतलब ये है कि जो सेल साइकिल में ये जो सेल है ये आगे चला गया है एंड ये फिर से अब कम बैक नहीं करेगा, ये पीछे फिर से नहीं आएगा एंड ये सेल साइकिल में आगे चला गया है, ठीक है। अगर रेस्ट्रिक्शन पॉइंट की बात करें तो रेस्ट्रिक्शन पॉइंट क्या होता है, यही जो स्टार्ट पॉइंट है ना वो मैमल्स में ह्यूमंस में क्या कहलाता है, रिस्ट्रिक्शन पॉइंट कहलाता है। सेल अगर रिस्ट्रिक्शन पॉइंट के आगे चला गया है मतलब सेल जो है वो इंटर कर गया है सेल साइकिल के अंदर एंड अब ये पीछे नहीं आएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को क्या कहते हैं, कमिटमेंट पॉइंट भी कहते हैं।
तो ये पॉइंट, अगर इस पॉइंट को क्रॉस कर दिया है सेल, तो इसका मतलब ये है कि सेल जो है आगे इंटर कर चुका है सेल साइकिल के अंदर एंड ये पीछे नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो साइक्लिन है वो होता है G1S साइक्लिन। यहाँ पे ये जो साइक्लिन है ये क्या करते हैं, ये इससे जो है बाइंड होता है CD के, एंड ये जो प्रोसेस है एट द एंड ऑफ G1 फेज में होता है, एंड इसी वजह से इसको G1S ट्रांजिशन साइक्लिन्स भी कहते हैं। तो ये एट द एंड ऑफ G1 फेज पे होता है, एंड इससे होता क्या है कि जब यहाँ पे ये प्रोसेसेस साइक्लिन CDK से अटैच हो गए हैं एंड जो सेल है वो आगे बढ़ रहा है, तो इससे ये पता चलता है कि जो DNA प्रेजेंट है सेल के अंदर उसका क्या हो रहा है, उसका रेप्लिकेशन सही से हो रहा है। उसके बाद S साइक्लिन आता है। S साइक्लिन में क्या होता है, S साइक्लिन क्या करता है, इससे जो है CDK बाइंड होगा, कौन से फेज में बाइंड होगा, S फेज में बाइंड होगा, एंड ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है फॉर द इनिशिएशन ऑफ द रेप्लिकेशन प्रोसेस। उसके बाद M साइक्लिन आता है। M साइक्लिन मतलब माइटोटिक साइक्लिन। यहाँ पे ये क्या करता है, ये साइक्लिन भी डिफरेंट जो CDKs हैं उनसे आकर के डिफरेंट फेजेस में आकर के अटैच होते हैं, एंड ये जो M साइक्लिन है इस चीज का जो है इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि ये जो है प्रमोट करते हैं किस चीज को, माइटोसिस के इवेंट्स को। माइटोसिस के अंदर कौन कौन से इवेंट्स होंगे, जैसे कि प्रोफेज हो गया, मेटाफेज हो गया, एनाफेज हो गया, टीलोफेज हो गया, एंड एट लास्ट साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस हो गई। तो इस समय पे ये जो है M साइक्लिन पार्टिसिपेट करता है, एंड ये क्या करता है, ये जो है इस चीज का रेगुलेशन रखता है, इस चीज का रेगुलेशन करता है कि जो प्रोसेस है वो हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 4 फेजेस हैं, सॉरी 4 क्लासेस हैं साइक्लिन्स के, ये प्रेजेंट होते हैं एंड ये वर्क करते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे प्रोटीन इसके साथ ही प्रोटीन काइनेजेस भी प्रेजेंट होते हैं, एंड ये प्रोटीन काइनेजेस क्या करते हैं, प्रोटीन काइनेजेस जो है एंजाइम्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, फॉस्फोराइलेशन का काम करते हैं, फॉस्फोराइलेट करते हैं प्रोटीन्स को विद द हेल्प ऑफ दैट इज ATP, ठीक है। फॉस्फोराइलेट कर रहा है तो फॉस्फोराइलेशन के प्रोसेस के लिए फॉस्फेट के अटैचमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। अब ये फॉस्फेट कहाँ से आएगा, ये फॉस्फेट आएगा ATP से, ठीक है। क्यों, क्योंकि ATP का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो यहाँ से फॉस्फेट जो है वो मिल जाए। इसके बाद ये जो रेगुलेटेड एक्टिविटी है CDK का, मतलब साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस का, ये बहुत ही ज्यादा इसेंशियल होता है फॉर द ट्रांजिशन फ्रॉम द G1 to S एंड फ्रॉम G2 to M। यहाँ पे ये जो है एंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द नॉन डिवाइडिंग सेल्स इनटू द सेल साइकिल। यहाँ पे ये जो ट्रांजिशन हो रहा है G1 to S ट्रांजिशन, इसके लिए बहुत ही सारे डिफरेंट जो सेट्स हैं साइक्लिन के, जैसे कि G1 साइक्लिन हो गया, फिर G2 फेज में G2 साइक्लिन्स हो गए, ये डिफरेंट जो सेट्स हैं ये जो है डिफरेंट होते हैं फ्रॉम that is being required in the transition from the G2 to M phase, that is G2 to mitosis phase। यहाँ पे जो माइटोटिक साइक्लिन्स हैं ये क्या करते हैं, ये एक्टिवेट करते हैं किस चीज को, CDKs को एक्टिवेट करते हैं। यहाँ पे जो CDK होता है ना, इसके पास 2 टायरोसिन प्रेजेंट होता है, एंड ये टायरोसिन जो है ये फॉस्फोराइलेशन की जो साइट है इनके पास 2 साइट्स प्रेजेंट होती है। एक के वजह से क्या होता है, अगर एक के पास जो है फॉस्फेट ग्रुप आकर के अटैच हुआ है तो इसके वजह से एक्टिवेशन ऑफ द एंजाइम होता है, एंड दूसरे साइड पे अगर अटैच हुआ है तो वहां पे उसके अटैचमेंट की वजह से इनएक्टिवेशन होता है। तो स्पेसिफिक जो काइनेसेस है वो दोनों तरह के एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, दैट इज स्टिमुलेटरी एंड इनहिबिटरी फॉस्फोराइलेशन के प्रोसेस। मतलब क्या है, देखिए इसको अगर सिंपली आपको समझना है ना तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि CDK जो है उसके पास डिफरेंट अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसमें ज्यादा जो है ना थ्रियोनिन एंड टायरोसिन जो है वो पार्टिसिपेट करता है।
कुछ ऐसे साइट्स होते हैं जहाँ पे अगर फॉस्फेट ग्रुप आकर के अटैच होता है तो उससे क्या होता है ना कि वो सीडीके एक्टिव हो जाता है। अब वो अगर एक्टिव हुआ है तो वो क्या करेगा, स्टिमुलेटरी एक्शन को परफॉर्म करेगा, उस फेज को आगे बढ़ाएगा, उस फेज के काम को जो है वो करेगा। वहीं पे कुछ ऐसे फेजेस कुछ ऐसे साइट्स होते हैं टायरोसिन के, ठीक है, जहां पे अगर फॉस्फेट ग्रुप आकर के अटैच हुआ है तो उससे होगा क्या, वहां पे इनएक्टिवेशन हो जाएगा। इनएक्टिव अगर सीडीके हो जाएगा तो क्या ये अपने फंक्शंस को परफॉर्म करेगा, ये सीडीके साइक्लिन से क्या अटैच होगा। और हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि एक्टिव जब सीडीके एक्टिव जब साइक्लिन के साथ अटैच होता है तभी वो फंक्शन परफॉर्म करता है उस फेज के। तो यहाँ पे जो सीडीके है वो क्या हो गया है, इनएक्टिव हुआ है ना फॉस्फोराइलेशन की वजह से, उसके कोई एक पर्टिकुलर साइट है एंड फॉर एग्जांपल वो साइट जो है अगर वहां पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है तो उससे जो है वो इनएक्टिव हो जाता है। और यहाँ पे अभी मान लीजिए वही हुआ है, तो अगर वो हुआ है, अगर फॉस्फेट ग्रुप आकर के वहां पे अटैच हुआ है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो जो सीडीके है वो इनएक्टिव हो चुका है। इनएक्टिव हो चुका है तो साइक्लिन से जाकर के बाइंड तो होगा नहीं। अब सीडीके एंड साइक्लिन अगर बाइंड नहीं हुए हैं तो मतलब क्या होगा, वो प्रोसेस तो हॉल्ट होगा। मतलब यहाँ पे जो सीडीके है वो इनहिबिटरी फंक्शन परफॉर्म कर रहा है ना, उसी चीज को यहाँ पे लिखा गया है कि जो सीडीके है वो स्टिमुलेटरी एंड इनहिबिटरी दोनों फंक्शंस को परफॉर्म करता है। ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि कौन से साइड पे उसके फॉस्फोराइलेशन हुआ है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। हो गया। अब देखिए, अगर हम लोग जीवन फेज की बात करें तो जीवन फेज क्या होता है, एक पोस्ट माइटोटिक फेज होता है। सेल साइकिल को अगर आप देखें तो सेल साइकिल में जीवन आता है, एस आता है, G2 आता है, एम आता है, लेकिन एम के बाद तो जीवन ही आ रहा है ना। तो इस रेफरेंस में यहाँ पे लिखा गया है कि जीवन जो है वो पोस्ट माइटोटिक फेज होता है। एंड यहाँ पे ये जो है एट द एंड ऑफ द सेल डिवीजन, जब सेल डिवीजन खत्म हो जाता है, सेल डिवीजन कब होता है, माइटोटिस के फेज में होता है ना। एंड माइटोसिस जो माइटोसिस है अगर वो जो है वो खत्म हो गया है उसके बाद ही जीवन फेज आता है। मतलब जो सेल डिवीजन का फेज खत्म हो जाता है तब जो है जीवन फेज आता है। यहाँ पे जब एट द एंड ऑफ द सेल डिवीजन जीवन फेज आता है एंड यहाँ पे जो न्यूली फॉर्म्ड सेल है वो क्या करते हैं, अब जो वहां पे डॉटर सेल थे अब जीवन फेज जब आएगा तो वहां पे क्या होंगे, ये एज अ पेरेंट सेल वर्क करेंगे ना, एंड पेरेंट सेल की तरह एक्ट करेंगे एंड फर्दर इनका पूरा जीवन G2 होगा एंड फिर एम फेज में एंटर करेंगे एंड एम फेज में फिर ये अपने डॉटर सेल्स को एराइज करेंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब देखिए जीवन फेज है क्या, जीवन फेज एक पोस्ट माइटोटिक फेज है। यहाँ पे जो है ये एट द एंड ऑफ द सेल डिवीजन के ये होता है एंड यहाँ पे जो न्यूली फॉर्म सेल्स हैं ये पार्टिसिपेट करते हैं। इनके पास क्या होता है, इनके पास ढेर सारा एनर्जी जो है वो एक्यूमुलेट करके ये रखे रहते हैं एंड ये प्रिपेयर करते हैं अपने आप को किस चीज के लिए, डीएनए के सिंथेसिस के लिए। क्यों, क्योंकि इसके बाद एस फेज आएगा और एस फेज में डीएनए की सिंथेसिस होती है एंड ड्यूरिंग दिस फेज जो एक्टिव सिंथेसिस है आरएनए का वो होता है एंड प्रोटीन्स जो है उनका सिंथेसिस होता है। उसके बाद एस फेज आता है। एस फेज क्या होता है, एस फेज जो है सिंथेसिस फेज होता है। इस फेज में क्या होता है, जो डुप्लीकेशन है डीएनए का दैट इज रेप्लिकेशन वो होता है एंड इसके साथ ही जो सेंट्रियोल है उनका भी डुप्लीकेशन होता है। इस फेज में जो डुप्लीकेशन है डीएनए का उसके वजह से क्या होगा कि जो क्रोमोसोम है उनका डुप्लीकेशन होता है। इसके बाद G2 फेज आएगा। G2 फेज जो है वो प्री माइटोटिक गैप फेज होता है। प्री माइटोटिक मतलब माइटोसिस से पहले का फेज। यहाँ पे ये जो है इनविजिबल फेज होगा एंड ये जो है यहाँ पे क्या होता है, आरएनए की सिंथेसिस होती है, प्रोटीन जो है उनकी सिंथेसिस होता है एंड प्रोटीन जो है बहुत अच्छे खासे अमाउंट में प्रोड्यूस होता है ताकि जब एम फेज में जाए सेल तो उसको किसी भी चीज की कमी ना हो। यहाँ पे जो फॉर्मेशन है मैक्रोमोलिक्यूल्स का, फॉर एग्जांपल फॉर द
फर्दर रिक्वायरमेंट और फर्दर फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फॉर्मेशन, उनके लिए जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो सारे सिंथेसाइज किए जाते हैं। एंड इसके साथ ही साथ सेल जो है वो प्रिपेयर होता है सेल्फ गो के लिए, ताकि वो क्या हो सके, माइटोटिक फेज में इंटर हो सके। तो अभी तक हम लोग जो चेक पॉइंट्स थे उनके बारे में पढ़ रहे थे, एंड अब हम लोग इस चीज को भी डिस्कस कर रहे हैं कि जो चेक पॉइंट्स हैं वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे, उनके लिए कौन सा सीडीके कौन सा साइक्लिन इंपॉर्टेंट है, कैसे सीडीके जो है वो एक्टिव होता है, कैसे इनएक्टिव होता है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि ये जो फेजेस हैं, आखिर ये फेजेस हैं क्या, इनमें क्या क्या चीजें जो है इम्पॉर्टेंट होती हैं। एंड चेक पॉइंट्स अगर प्रेजेंट है तो वो क्या करेंगे, इन्हीं जो प्रोसेसेस हैं इन्हीं को चेक करते हैं कि अगर ये प्रोसेस इस फेज में होना था तो ये प्रोसेस हुआ या नहीं। ठीक है, अगर हुआ है तो सही से हुआ है या नहीं। उसके बाद अब हम लोग नेगेटिव रेगुलेशन को पढ़ेंगे। तो पॉजिटिव रेगुलेशन में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, पॉजिटिव रेगुलेशन में हम लोग पढ़े थे ना कि किस तरह से साइक्लिन और सीडीके जो है वो इन्वॉल्व होता है। दूसरा जो टाइप होता है वो होता है नेगेटिव रेगुलेशन का। नेगेटिव रेगुलेशन क्या होता है, नेगेटिव रेगुलेशन मतलब ऐसा कोई भी चीज जो कि सेल साइकिल के अंदर अगर पार्टिसिपेट करेगा तो ये क्या करेगा, सेल साइकिल को जो है वो रोक देता है, मतलब हॉल्ट द सेल साइकिल। ठीक है, नेगेटिव रेगुलेट कर रहा है, नेगेटिवली रेगुलेट कर रहा है, मतलब ये क्या करेगा, सेल साइकिल को हॉल्ट करता है। यहाँ पे ये क्या करता है, सेल साइकिल को रोकता है। अब इसके अंदर क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल रेगुलेटर्स लाइक बहुत सारे होते हैं, जैसे कि आरबी हो गया, P53 हो गया, P21 हो गया। ठीक है, उसके बाद और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे इंक फैमिली के मेंबर्स हो गए। इंक फैमिली मेंबर्स में 4 इंक फैमिली मेंबर्स होते हैं, एंड इनके अंदर क्या क्या आता है, P15 आता है, P16 आता है, P18 आता है एंड P19 आता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये एक ऐसे फैमिली का ग्रुप है जो कि कहाँ पे एक्ट करते हैं, ये G1 फेज में एक्ट करते हैं, और मोस्टली एट द लेट G1 फेज यहाँ पे ये पार्टिसिपेट करते हैं, एंड अगर ये प्रेजेंट है तो ये क्या करेंगे, G1 फेज को नहीं होने देंगे। ठीक है, उसके बाद और भी क्या क्या होते हैं, आरबी प्रोटीन होता है, P53 होता है, P21 होता है। आरबी की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या होता है, ये जो है ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन होता है, एंड इसके वजह से जो है क्या होता है, रेटिनोब्लास्टोमा की कंडीशन भी देखने को मिलती है। उसके बाद ये जो है बहुत सारे, इनका अगर हम लोग बात करें तो ये पर्टिकुलर अपने फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आरबी जो है प्राइमरी कहाँ पे एक्ट करता है, G1 चेक पॉइंट पर एक्ट करता है। इसके बाद अगर हम लोग P53 की बात करें एंड P21 की बात करें तो ये भी जो है एक्यूमुलेट हो सकते हैं सेल साइकिल के अंदर, एंड अगर ये एक्यूमुलेट हो रहे हैं तो ये भी हॉल्ट करते हैं सेल साइकिल को। ठीक है, उसके बाद आरबी प्रोटीन जो है वो क्या करता है, मॉनिटर करता है सेल साइज को। ठीक है, तो यहाँ पे इन शॉर्ट आप ये समझ सकते हैं कि सेल के अंदर बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं, एंड उनका काम क्या होता है, उनका काम ये होता है कि अगर वो प्रेजेंट है तो सेल साइकिल जो है वो हॉल्ट होगी। अब इस जो नेगेटिव रेगुलेटर है उनके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि P53 हो गया, आरबी प्रोटीन हो गए, उसके बाद जो है इंक फैमिली का मेंबर हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है सिप फैमिली के मेंबर्स हो गए। ठीक है, ये सारे मेंबर्स जो है ये पर्टिकुलर किसी न किसी पर्टिकुलर फेज में काम करते हैं, एंड अगर ये प्रेजेंट होते हैं तो जो सेल साइकिल है वो क्या होता है, वो एक्ट नहीं कर पाता है, वो साइकिल जो है वो आगे बढ़ नहीं पाता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे जो पीरियड होता है दो माइटोटिक डिवीजन के बीच में, ये क्या कहलाता है, ये इंटरफेज कहलाता है। एंड जो इंटरफेज है उसके अंदर कौन कौन से फेज आते हैं, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। तो यहाँ पे जो है तो अगर एग्जाम में आएगा कि अगर कि इंटरफेस क्या होता है, तो इंटरफेस को आप लिख सकते हैं कि दो माइटोटिक फेज के बीच में का जो फेज होता है वो इंटरफेज
होता है। एंड इसके जो फेजेस हैं, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, इसमें क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं आप उसको मेंशन करिएगा। उसके बाद चेक पॉइंट्स मेंशन करिएगा कि G1 में कौन सा चेक पॉइंट है वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, G2 में कौन सा है। M फेज को इसके बाद आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें तो M फेज नहीं पूछा गया है, लेकिन अगर M फेज पूछा जाएगा तो M फेज में डिफरेंट डिफरेंट उसके फेजेस एंड उस फेज में जो चेक पॉइंट प्रेजेंट है उसका क्या फंक्शन होता है ये आप मेंशन कर सकते हैं। तो जिस तरह का क्वेश्चन आएगा उस तरह से आप जो है उसको आंसर करिएगा। एंड क्वेश्चन जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है या वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो उस हिसाब से जो है आपके वर्ड्स जो है वो वैरी करेंगे। अगर शॉर्ट है तो बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को आप अच्छे से एक्सप्लेन किया करिए, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगर हम लोग प्रोटीन काइनेसिस की बात करें तो प्रोटीन काइनेसिस क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, फॉस्फोलाइट करते हैं प्रोटीन को। ये जो ट्रांजिशन है G1 से S उसके लिए रिक्वायर्ड होता है सर्टेन सेट ऑफ साइक्लिन एंड डिफरेंट ट्रांजिशंस जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं। CDK जो है उनके पास दो टाइप ऑफ फॉस्फोलाइजेशन साइट होता है, एक जो है एक्टिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एक जो है इनएक्टिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। स्पेसिफिक काइनेज जो है वो कैरी आउट करते हैं स्टिमुलेटरी एंड इनहिबिटरी फॉस्फोलाइजेशन के प्रोसेस को। सिमिलरली जो प्रोटीन फॉस्फेटेज हैं वो क्या करते हैं, वो जो है फॉस्फेट को रिमूव करते हैं CDK से। एंड इसके वजह से होता क्या है कि ये स्टिमुलेटरी या फिर इनहिबिटरी जो एक्टिविटी है उसको परफॉर्म करता है। इसके बाद ये डिपेंड करता है कि फॉस्फेट का कौन सा पोजीशन है, ठीक है। तो अगर फॉस्फेट वहां से रिमूव हो रहा है तो अगर एक्टिव होना है तो एक्टिव होगा एंजाइम, अगर फॉस्फेट वहां से रिमूव हो रहा है एंड वो क्या हो रहा है, इनएक्टिव हो रहा है उस प्रोसेस से, तो उसके वजह से जो CDK होगा वो क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। In addition to the addition and the removal of the phosphate group from the CDK, ये एक बहुत ही regulated and important mechanism होता है किस चीज के लिए, सेल प्रोग्रेशन के लिए। उसके बाद अगर हम लोग क्लासेस की बात करें साइक्लिन की, तो ये 4 क्लासेस होते हैं, G1, G1S, S साइक्लिन एंड M साइक्लिन। G1 साइक्लिन जो है वो क्या करता है, वो प्रमोट करता है पैसेज को थ्रू द स्टार्ट और द रिस्ट्रिक्शन पॉइंट इन द लेट G1 फेज। G1S साइक्लिन क्या करता है, ये बाइंड करता है CDK के साथ एट द एंड ऑफ G1 फेज एंड कमिट करता है कि DNA जो है उसका रेप्लिकेशन होना चाहिए। S फेज क्या करता है, ये बाइंड करता है CDK के साथ ड्यूरिंग द S फेज एंड ये रिक्वायर्ड होता है फॉर द इनिशिएशन ऑफ द DNA रेप्लिकेशन। M फेज क्या होता है, ये इवेंट्स को प्रमोट करता है फॉर द माइटोटिक फेज, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो सारे प्रोसेसेस थे ये अच्छे से समझ में आए होंगे। एट लास्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अगर आप वीडियोस को देख रहे हैं, आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, आपको समझ में आ रहे हैं, तो आप हमारे नवोद्भव बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि लेक्चर्स देख लेते हैं एंड उनको ये पता नहीं होता है कि जो है हम लोग का नवोद्भव बैच स्टार्ट हो चुका है एंड इसके अंदर जो है आप ज्वाइन हो सकते हैं। इसके अंदर जो है आपको सिर्फ और सिर्फ जूलॉजी की ही नहीं, बॉटनी एंड केमिस्ट्री की क्लासेस जो है वो भी अवेलेबल होंगी एंड आपके जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप अदर जो सब्जेक्ट्स हैं उनको भी वहां पे पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसके लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना है, DNS एडुकेयर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है एंड आप उसमें जो है इनरोल हो सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप कोर्स ड्यूरेशन की बात करें तो कोर्स जो है विद इन 3 मंथ्स का ये जो है वो कोर्स रहेगा एंड 3 मंथ्स के अंदर आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। एंड इस कोर्स तो कंप्लीट होगा ही, कोर्स के साथ साथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी सॉल्व होंगे, ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस जो हैं, लाइव डाउट क्लासेस जो हैं, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे अवेलेबल होंगी एंड ये सारी चीज़ें जो हैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। आई होप आपको सारी जो इंफॉर्मेशन है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी एंड एट लास्ट आप जो है DNS20 को यूज कर सकते हैं, DNS20 कूपन कोड को यूज कर सकते हैं। इसके थ्रू होगा क्या, इसके थ्रू जो है आप अगर आप इसका यूज कर रहे हैं देन आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं हम लोग
नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डेली नोट्स बनाया करिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।